हेलो एवरीवन। आज की मेरी कहानी है मेरी सहेली ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दिव्या को मुजफ्फरनगर से दिल्ली आए लगभग महीना भर होने जा रहा था। फिर भी वह इस नए शहर और अजनबी परिवेश में अपने को पूरी तरह व्यवस्थित नहीं कर पा रही थी। दिन में भी अपरिचित चेहरे और अजनबी गलियां उसे सहमा देती। वहां आकर अनुराग के काम इतने बढ़ गए थे कि अक्सर छुट्टियों में भी व्यस्त रहता। इसलिए अकेले ही वह इस नए परिवेश में अपनी जड़ें जमाने की पूरी कोशिश कर रही थी। एक दिन दोपहर में वह अपने घर से थोड़ी दूर पर स्थित एक जनरल स्टोर से अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदकर जैसे ही बाहर निकली, एक जानी पहचानी तेज आवाज़ ने उसे चौंका दिया। दिव्या, ओ दिव्या, रुक जाओ। पलटते ही उसकी नज़रें जिस पर पड़ी, उसे देखते ही वह स्तब्ध रह गई। उसके सामने उसके कॉलेज के ज़माने की उसकी दोस्त नैना खड़ी थी। करीब 10 वर्ष बाद इस अपरिचित शहर में अचानक उसे इस तरह मिल जाएगी, इसकी तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इन 10 वर्षों में नैना में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था। आधुनिक ढंग के ब्लू जीन्स और गुलाबी टॉप में उसका रूप पहले से कुछ ज़्यादा ही निखर गया था। पहले की तरह ही नैना खुशी से चहकती, आत्मविश्वास से भरी आकर उसके गले से लिपट गई। लेकिन चाहकर भी दिव्या उसी गर्मजोशी से उससे मिल नहीं पाई। 10 वर्ष पहले नैना द्वारा दिया गया चोट कोई मामूली चोट नहीं था जिसे वह आसानी से भुला देती। नैना की तो आदत ही थी दूसरों को चोट देकर भूल जाना। अभी भी पिछली सारी बातें भुलाकर दिव्या से ढेरों सवाल पूछ रही थी। तभी दिव्या को अपने बेटे आयुष की याद आ गई। नैना के सारे सवाल और उत्सुकता पर लगाम लगाते हुए दिव्या ने अपने पर्स से अपना कार्ड निकालकर नैना को पकड़ाते हुए कहा, अभी तो मैं काफ़ी जल्दी में हूँ। मुझे अपने बेटे आयुष को स्कूल से लेना है। किसी दिन फुर्सत से आओ, फिर सारी बातें इत्मीनान से करेंगे। आगे नैना कुछ बोलने का मौका दिए बिना वह अपनी कार में जा बैठी और नैना अचंभित सी खड़ी विस्मित नजरों से दिव्या की इस नए रूप को निहारती रह गई। घर पहुंचकर आयुष को खाना खिलाकर सुलाने के बाद दिव्या को कुछ ही घंटों पहले नैना से हुई मुलाकात याद आ गई। अपने जीवन के गुजरे अध्याय को याद करता उसका मन दोबारा अपने अतीत की ओर जाने लगा था। नैना से उसकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। वे दोनों बीएससी में वनस्पति शास्त्र की छात्राएं थीं। मुजफ्फरनगर का वह जाना माना प्रतिष्ठित कॉलेज था, जहां हमेशा की तरह वह इस वर्ष भी विज्ञान विषयों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या काफ़ी कम थी। नैना के पिताजी का तबादला कुछ ही दिनों पहले जमशेदपुर से मुजफ्फरपुर हुआ था। जमशेदपुर के एक प्रतिष्ठित कॉन्वेंट से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाली नैना स्वभाव से काफ़ी तेज तर्रार और बेहद सुंदर थी। अपने बेबाक, हंसमुख और मिलनसार स्वभाव के कारण जल्द ही वह कॉलेज में काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। नैना के स्वभाव की यह उन्मुखता उस छोटे से शहर में रहने वाली लड़कियों को कुछ ज़्यादा ही प्रभावित करती। करीब करीब सभी लड़कियां उसे अपना आदर्श मानती। जब उसी नैना ने अपनी दोस्ती का हाथ दिव्या की तरफ बढ़ाया तो मारे खुशी के वह उछल पड़ी थी। जल्द ही दोनों की अंतरंगता इतनी बढ़ गई कि निसंकोच दोनों आपस में अपनी सारी बातें शेयर करने लगी। उसी दौरान अनुराग के प्रेम में आकंठ डूबी दिव्या अनुराग से अपने एक तरफा प्रेम की सारी बातें नैना को बताती चली गई। अक्सर नैना से अनुराग पर अपना प्यार जाहिर प्यार करने के रास्ते पूछती रहती। तब दिव्या यह समझ नहीं पाई थी कि उसके कार्तिकेय से सुदर्शन प्रेमी की बातें और फोटोग्राफ्स किसी और को भी बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। एक दिन नैना के अनुरोध पर यह सोचकर नैना उसके मन की बातें अनुराग तक पहुंचा देगी, उसने नैना को अनुराग से मिलवा दिया था। सचमुच कैसी मूर्ख थी वह, अपनी अत्यंत सहेली के मनोभाव को भी नहीं पढ़ पाई। स्थानीय कॉलेज में व्याख्याता के पद पर काम करने वाले सुदर्शन सौम्य, शांत और शालीन अनुराग के व्यक्तित्व में जाने कैसा आकर्षण था कि पहली मुलाकात में ही नैना को इतना भा गया कि दिव्या के दिल की बातें बताने गई नैना अपना ही दिल अनुराग को समर्पित कर आई थी।
फिर तो तरह तरह के बहाने बनाकर अनुराग से मिलने उसके घर चली आती। अनुराग का प्यार हासिल करने के लिए बड़ी होशियारी और चालाकी से अपनी योजना को अंजाम दे रही थी। वहीं ऊपरी तौर पर काफ़ी सीधी सादी, हंसमुख, हाजिर जवाब, कुटिल, मिलनसार और शरीफ बनी रहती। अपने इसी छल के बलबूते पर जल्द ही अनुराग के दिल में उतरती चली गई। नैना की इस महत्वाकांक्षी, स्वार्थपूर्ण और कुटिल योजनाओं का दिव्या को तब तक आभास नहीं हुआ जब तक कि नैना और अनुराग की शादी की चर्चाएं घर में होने लगी। तब जाकर दिव्या को आभास हुआ कि उसकी अतरंग सहेली के फरेबी हत्यार ने किस तरह उसके विश्वास और आत्मा को छलनी कर दिया है। ना जाने भगवान ने किस अपराध का दंड उसे दिया था। पूरी बात जानते ही उसका दिल छटपटा उठा, किसी ऐसे अरण्य में जाने के लिए जहाँ उसे हृदयहीन सहेली और उसके द्वारा छीने गए उस प्यार की झलक भी ना दिखे। कभी कभी जीवन में ऐसी ही गंभीर घटनाएं जाने कब घट जाती हैं जिसका आभास भी हमें नहीं होता। ऐसे ही अनजाने क्षणों में घटी इस घटना ने दिव्या के पूरे व्यक्तित्व को झंझोड़ कर रख दिया था। इतने वर्षों के इंतजार और दिल में तब पलते प्यार को अनुराग और नैना के शादी के फैसले ने रौंद कर रख दिया था। कहते हैं प्यार में दर्द झेलने की शक्ति खुद ब खुद आ जाती है। वह भी अपने दुर्भाग्य के विष को नीलकंठ की तरह निगल प्यार के उस चरम बिंदु पर पहुंच गई थी जहां प्रेम के लिए लोग अपने सभी सुखों का समर्पण कर देने में ही सुख का अनुभव करते हैं। अनुराग और नैना की शादी की सारी बातें तय हो चुकी थीं, सिर्फ रस्मों की तिथि तय होनी थी। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसमें अनुराग के सारे सपने बिखेर दिए। जमशेदपुर में नैना के पड़ोस में रहने वाले आशीष का IAS के लिए चयन हो गया था। वह लंबे समय से नैना से एक तरफा प्यार करता था। पास में कोई नौकरी नहीं रहने और अपनी अति साधारण शक्ल सूरत के कारण नैना के सामने अपने दिल की बातें रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। जैसे ही उसका चयन IAS में हुआ, उसने नैना के घर शादी का प्रस्ताव भिजवा दिया। नैना की शादी के लिए इतने अच्छे प्रस्ताव पाकर नैना के माता पिता भी असमंजस की स्थिति में पड़ गए। असमंजस की स्थिति में उभरने के लिए उन लोगों ने फैसला नैना पर ही छोड़ दिया था कि वह किससे शादी करेगी। आशा के विपरीत नैना ने अपना फैसला आशीष के पक्ष में दिया। वास्तव में जब तक आदमी का नियंत्रण अपने मन और आत्मा पर होता है, तभी तक उसके अंदर सही और गलत की पहचान होती है। नैना की महत्वाकांक्षा अनियंत्रित थी, जिस पर उसके मन और आत्मा का कोई नियंत्रण नहीं था। उसने अपने लिए जो मार्ग तय किया था, वह मान, प्रतिष्ठा, ताकत, धन और ताकत को ध्यान में रख कर लिया गया फैसला था। नैना के इस अप्रत्याशित फैसले से आहत अनुराग ने जब नैना से उसकी बेवफाई का कारण जानने के लिए दबाव डाला, तब बड़ी सफाई से नैना ने अपने फैसले की सारी जिम्मेदारी अपने माता पिता पर डालकर चुप्पी साध ली। अनुराग ने बहुत कोशिश की, रोया, गिड़गिड़ाया, पर नैना अपने फैसले पर अड़िग रही। जैसे तूफान की तरह नैना उसके जीवन में आई थी, वैसे ही उसकी ज़िंदगी से निकल भी गई। कभी कभी आदमी इतना मजबूर हो जाता है कि जीवन में घटित किसी अप्रत्याशित और निर्णायक फैसले को समझना और बदलना दोनों ही उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ अनुराग के साथ भी हो रहा था। अनुराग समझे या ना समझे, फिर दिव्या को नैना के फैसले के संबंध में सब कुछ मालूम हो गया था। नैना के रिश्ते की एक बहन ने उसे सब कुछ बता दिया था। नारी का ऐसा छलनामयी और स्वार्थी रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। जल्दी ही नैना की शादी आशीष से हो गई। अपनी शादी में पूरे समय नैना हंसती मुस्कुराती रही। अनुराग से बिछो के गम की हल्की सी लकीर भी उसके चेहरे पर नजर नहीं आई। शादी के बाद सीधी सादी गऊ बन आशीष के पीछे होली थी। पीछे जो छूट गया सब उसके लिए निरर्थक और निरुद्देश्य था। फिर भी नैना की शादी के बाद महीनों अनुराग उसके प्यार में दाढ़ी बनाए मजनू बना फिरता रहा। समय के साथ जब स्थिति थोड़ी संभली, शांभवी ने अपनी माँ से दिव्या को लंबे समय से अनुराग के साथ चलने वाले एक तरफा प्रेम के विषय में सब कुछ बता दिया, जो अब तक शांभवी के अलावा कोई नहीं जानता था। जैसे ही उसकी माँ को
इस बात की जानकारी हुई, उसके दिल में एक आशा की लहर दौड़ गई। यही वह लड़की है जो अनुराग के लिए जीवन में खुशियां वापस ला सकती है। वह खुद चलकर दिव्या के घर उसका हाथ मांगने गई थी। 4 बेटियां और 2 बेटों के बोझ तले दबी दिव्या की माँ, उसका निम्न मध्य वर्गीय परिवार इस रिश्ते को पाकर जैसे निहाल उठा था। पर अनुराग की माँ के जाते ही दिव्या अपनी माँ पर बेफर पड़ी थी। माँ, आप अनुराग की माँ को मना कर दीजिए। मुझे नहीं करनी अनुराग से शादी वादी, मुझे अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। दिव्या अभी कुछ और बोलती, उससे पहले ही उसकी भाभी मीरा उसे खींचकर अपने कमरे में ले गई। एक बात सुन दिव्या, जीवन अनुराग के साथ तुम्हें जीना है तो फैसला भी तुम्हें ही लेना होगा। फिर मैं भी यही कहूँगी, इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। अनुराग और तुम बचपन के दोस्त हो। अभी वह झूठ सच के मोहजाल में फंसा एक कठिन दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में वैसे भी तुम्हारा फर्ज बनता है उसकी सहायता करो। तभी भाभी की बात काटते हुए दिव्या बोली, भाभी, आप यह क्यों नहीं सोचती कि वह शादी करेगा मुझसे और प्यार में डूबा रहेगा नैना के। ऐसे में उसके साथ शादी के बंधन में बंधना मूर्खता नहीं तो और क्या है। तुम ऐसा आंदोलित मन लेकर कुछ सही नहीं सोच सकती। तुम तिरस्कार और उपेक्षा की भावना से कुंठित अपने मन से परे हटकर एक बार परिस्थिति का अवलोकन करो। तब तुम समझ सकोगी, किसी का छोड़ा तुम्हारे हिस्से में नहीं आया है। ईश्वर ने तुम्हारे सच्चे प्यार को तुम्हें लौटा दिया है। आगे बढ़कर अपने बिखरे प्यार को अपने आगोश में समेट लो। समय सब ठीक कर देगा। ना, वैसे मत देखो। तुमने अपने मुंह से भले ही मुझे कभी कुछ ना बताया हो, पर तुम्हारी गुनगुनाती आंखों से लिखी तुम्हारे प्यार की कहानी मैंने बहुत पहले ही पढ़ ली थी। अपनी ना सही अपने परिवार की तो सोचो। उन्हें इस शादी से कितनी खुशी और सम्मान मिलेगा। फिर दिव्या अनुराग के साथ शादी करने से इनकार नहीं कर सकी। शादी के बाद पिछली सारी बातों को भुलाकर पूरी लगन से उसने अनुराग को अपने प्यार, स्नेह और सेवा से इस कदर सहारा दिया कि कुछ ही दिनों में उसके दिल से नैना की छवि तक मिट गई और सब कुछ सामान्य और सहज हो गया। बस एक ही बात अनुराग के दिल में हमेशा खटकती कि अगर वह साधारण नौकरी में ना होकर IAS या IPS अधिकारी होता तो ये प्यार में ठगा नहीं जाता। अनुराग के इस दर्द ने उसे IAS की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए उकसाया, जो धीरे धीरे उसका जुनून बन गया। 2 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद वह इस प्रतियोगिता परीक्षा में सफल भी हो गया। दिव्या के सच्चे प्रेम और समर्पण ने उसके बिखरे अस्तित्व को समेट उसे बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। इस दौरान दोनों इतने करीब आ गए कि तीसरे की गुंजाइश ही ना रही। जब अनुराग की पोस्टिंग दिल्ली हुई, पहली बार दिव्या ससुराल की देहरी छोड़कर पति के पास रहने आ गई। अब जबकि उसकी जिंदगी में सब कुछ सही है और सुखद हो गया था, आज अचानक फिर से नैना उसके जीवन में आ टपकी थी। जिस दिन दिव्या की मुलाकात नैना से हुई थी, उसके दूसरे ही दिन नैना उसके घर आ धमकी लेकिन आते ही अपने स्वभाव के विपरीत चुपचाप सोफे पर बैठकर रखे पत्रिका के पन्ने पलटने लगी। हमेशा से चहकने वाली नैना उस दिन असाधारण रूप से शांत नजर आ रही थी, जैसे उसके अंदर विचारों के बवंडर उठ रहे हों। उसके मायूस उदास चेहरे पर किसी बहुमूल्य निधि के खो देने का पश्चाताप स्पष्ट नजर आ रहा था। उसका यह हाल देखकर दिव्या को समझते देर नहीं लगी कि बाहर लगी अनुराग की नेम प्लेट पढ़कर उसे अनुराग के पद प्रतिष्ठा के साथ साथ दिव्या के साथ उसकी शादी की जानकारी भी हो गई है। नैना को इस तरह मायूस और अचंभित देख दिव्या का कलेजा ठंडा हो गया। हमेशा से दिव्या को तुच्छ प्राणी समझने वाली नैना को आज पता चल ही गया था कि दिव्या की हैसियत अब उससे कहीं कम नहीं है। अपनी मौका परस्ती का परिचय देते हुए जिस पद और प्रतिष्ठा के लिए उसने पहले अपनी अतरंग सहेली, फिर अपने टूट कर प्यार करने वाले प्रेमी को छला, उस शाम वर्णी आशीष को अपनाया था, आज वे सारे सुख, मान, प्रतिष्ठा दिव्या की झोली में खुद ब खुद आ गए थे, जिसे देख नैना का मन चकर घिन्नी सा घूम रहा था। खुद की गलती से ही वह अनुराग को छोड़कर अपने को ठगा सा महसूस कर रही थी। अभी दोनों सहेलियों के बीच औपचारिक बातें चल ही रही थी कि अनुराग भी आ गया। नैना को यूं अचानक अपने घर में देख थोड़ी देर के लिए वह भी अवाक रह गया।
वहाँ गहरा सन्नाटा सा पसर गया, लेकिन जल्द ही अनुराग और नैना इधर उधर की बातों में व्यस्त हो गए। अनुराग भले ही बातों का सिलसिला जारी रखे हुए था, फिर भी उसकी आवाज़ और व्यवहार से झलकता अपरिचय का भाव नैना से छिपा नहीं था। दिव्या उठकर रसोई घर में चाय बनाने चली गई, पर उसके कान ड्राइंग रूम की तरफ ही लगे थे। एक बार पहले भी अनुराग को नैना के हाथों खो चुकी थी, अब दोबारा उसे खोने की हिम्मत उसमें नहीं थी। तभी उसे नैना की धीमी और स्पष्ट आवाज़ सुनाई दी, अनुराग, जो बीत गया क्या उसे हम भुला नहीं सकते? नए सिरे से अपनी पुरानी दोस्ती को कायम नहीं रख सकते? परिस्थिति भले ही बदल गई हैं, लेकिन आज भी मैं वही नैना हूँ। फिर तुम्हारे व्यवहार में इतना परायापन क्यों और कब से आ गया? जब से तुमने आशीष से शादी कर ली। तुम्हारे शादी कर लेने के साथ ही मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। चाह कर भी तुम उस पुराने संबंधों को अब पुनर्जीवित नहीं कर सकती। सच पूछो तो आज मेरे जीवन में दिव्या के प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह तुम क्यों भूल रही हो? समय के साथ जीवन की प्रासंगिकता खुद ब खुद बदल जाती है। अब अगर आंखें बंद कर कर भी दिल की गहराइयों को टटोलता हूँ तो पत्नी और प्रेमिका के रूप में एक ही नाम उभर कर आता है, और वह है दिव्या का। पर यह सब तुम्हें बताकर क्या होगा? तुम प्यार को क्या समझोगी? वह तो तुम्हारे लिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन मात्र है। सच पूछो तो प्यार क्या होता है, यह मुझे भी तब समझ में आया जब दिव्या मेरी ज़िंदगी में आई। उसके प्यार की ही शक्ति थी जिसने मेरे बिखरे अस्तित्व को समेटकर सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचा दिया था। प्यार कोई सौदेबाजी नहीं कि फ़ायदा और नुकसान देखकर किया जाए। वह दिव्या का प्यार ही था कि अतीत मुझे कमज़ोर नहीं कर सका। तुम यह सोचने की भूल मत करो कि आज भी मैं उसी मोड़ पर खड़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर थोड़ा रुक कर बोला, सच पूछो तो अब तुम्हारे बीच दोस्ती का भी रिश्ता नहीं निभ सकता। चाहे मैं दिव्या और अपने संबंधों को लेकर भी कितना भी ईमानदार रहूँगा, जाने अनजाने वह हमेशा तुम्हारी दोस्ती को लेकर आशंकित रहेगी। मेरे विचार से जब कोई रिश्ता शंकाओं और आशंकाओं से इस कदर घिर जाए कि उसे निभाना मुश्किल हो जाए, तो वैसे रिश्ते को एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना ही अच्छा है। और वह खूबसूरत मोड़ होगा सिर्फ उन सुखद लम्हों को ही याद रखना जो हम तीनों की दोस्ती के यादगार पल रहे हैं, ताकि हम एक दूसरे से नज़रें चुराने की नौबत ना आए। तभी वहाँ दिव्या के साथ एक लड़का आ गया। तभी वहाँ एक दिव्या के साथ एक लड़का तरह तरह के व्यंजन से सजी ट्रे और चाय रख कर गया। एक प्लेट उठाकर नैना की तरफ बढ़ाते हुए अनुराग बोला, आओ हम तीनों मिलकर समय के परतों में दबी भूली बिसरी यादों को एक बार फिर से जी लें। देर रात तक तीनों बिना किसी को बातों से चोट की पहुँचाए पुरानी यादों को ताज़ा करते रहे। जब रात ज़्यादा हो गई, दिव्या और अनुराग साथ जाकर नैना को उसके घर छोड़ आए। हमेशा अनुराग और खुद के संबंधों को लेकर संशयित रहने वाली दिव्या को शादी के बाद आज पहली बार अनुराग के साथ शादी करने के अपने फैसले पर गर्व का अनुभव हो रहा था। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर